नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में चर्चा करेंगे और आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान कहा जाता है और उसका कारण यह है कि समाजशास्त्र के जनक फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त काम्टे माने जाते हैं, जिन्होंने सन 1838 में समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में जन्म दिया। जबकि आज से हजारों वर्ष पूर्व विश्व के लगभग सभी देशों के विद्वान विवाह, परिवार, व्यक्ति और समूह के आपसी संबंध, सांस्कृतिक व्यवस्था और नियम, सामाजिक व्यवस्था आदि के बारे में विचार कर रहे थे। भारतवर्ष में भी भारतीय विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था, संयुक्त परिवार, आश्रम व्यवस्था, व्यक्ति और समाज के संबंध, विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के पारस्परिक संबंध, उनके पारस्परिक कर्तव्य आदि के माध्यम से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया। तब यह एक प्रश्न उपस्थित होता है हमारे समक्ष कि समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान कैसे है, जबकि समाज के बारे में चिंतन समाजशास्त्र विषय के रूप में नहीं, परंतु सामाजिक चिंतन के रूप में विश्व के सभी समाजों में लगभग देखने में आता है। तो समाजशास्त्र नवीन विज्ञान कैसे है? इसका जवाब यह दिया जाता है कि यह सभी विचार जो समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विषय के रूप में उदय होने के पूर्व के हैं, वह तर्क और वास्तविकता पर आधारित न होकर पारलौकिक जीवन और धार्मिक विश्वासों पर आधारित थे। इसलिए इन सभी विचारों को वैज्ञानिक और पक्षपात रहित नहीं कहा जा सकता। समाजशास्त्र का उद्देश्य यह है कि वह समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और इसलिए समाज का वैज्ञानिक अध्ययन अगस्त काम्टे से प्रारंभ हुआ। इसलिए समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान कहना उचित है। अनेक समाजशास्त्रियों का मत है कि समाजशास्त्र का विकास यूरोप में हुआ, क्योंकि समाज के संबंध में सबसे पहले वैज्ञानिक अवधारणा उन्होंने ही व्यक्त की थी। परंतु यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में अतीत से ही समाज की रचना और व्यवस्था के तत्व पाए जाते हैं। दोनों प्रश्न हुए, दोनों प्रश्न का जवाब भी है कि समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। नवीन विज्ञान क्यों है? इसलिए है कि वैज्ञानिक ढंग से समाज के बारे में सोचना अगस्त काम्टे ने प्रारंभ किया। पक्षपात रहित अध्ययन हो, वैज्ञानिक ढंग से हो, एक निश्चित अध्ययन पद्धति के आधार पर हो। परंतु समाज के बारे में चिंतन, व्यक्ति और समाज के बारे में चिंतन, व्यक्ति और समाज के सामाजिक संबंध कैसे हो, इसके बारे में चिंतन विश्व के सभी समाजों में देखने में आता है और भारतीय समाज में तो यह विशेष रूप से देखने में आता है। भारतीय विद्वानों ने चाहे धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से ही हो, समाज कैसा होना चाहिए, व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध कैसे होना चाहिए, सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, प्रेम क्या है, स्नेह क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा पहले से की है। सामाजिक विकास, सामाजिक संबंधों के बारे में, समाज के संबंध में अध्ययन, उसका विकास सबसे पहले भारतीय समाज में देखने में आता है। इसलिए इसे समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वेद, उपनिषद, पुराण, नीतिशास्त्र, महाकाव्य और स्मृतियां भारतीय संस्कृति का आधार रही हैं। वेद विश्व के आदि ग्रंथ हैं। वेदों में समाज निर्माण की एक स्पष्ट व्याख्या की गई है। पाश्चात्य संस्कृति में व्यक्ति एवं समूह को पृथक पृथक माना गया है। वे मत्स्य नीति अर्थात अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम की जीत के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, जबकि वेदों के अनुसार व्यक्ति एवं समूह पृथक नहीं है। भारतीय समाज सहयोग और पारस्परिक संबंधों पर आधारित समाज की कल्पना है। हम मत्स्य नीति का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। भारतीय समाजशास्त्रियों के अनुसार समाज का ढांचा व्यक्ति एवं समूह के सहयोग पर निर्भर है। सामाजिक एकीकरण और समन्वय का सिद्धांत वर्ण व्यवस्था में देखने में आता है। वैदिक ऋषियों ने समाज को नष्ट होने से बचाने के लिए व्यक्ति को कार्यों के आधार पर समूहों में विभाजित किया गया, जिसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जाना जाता है। यह वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण शिक्षक हैं, गुरु हैं, अध्ययन अध्यापन का उनका दायित्व है। क्षत्रिय कर्तव्य परायणता के साथ समाज की रक्षा के दायित्व को पूरा करते हैं। वैश्य अर्थव्यवस्था के नियंत्रण एवं संचालक हैं।
शूद्र सभी वर्गों की, सभी वर्णों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। उनके पास सेवा करने का दायित्व है। चारों वर्णों में भेद का आधार जन्म नहीं जबकि कर्म था। मनुष्य के चार वर्णों में विभाजन का आधार मनोवैज्ञानिक, नैतिक, प्राणीशास्त्री एवं आर्थिक क्रियाएं हैं। समाज में अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। बुद्धिमान, कार्यकुशल, लालची, सेवाभावी, ये सभी मिलकर संपूर्णता का निर्माण करते हैं। इसी से समाज में सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। मनुष्य का पूरा जीवन चार अवस्थाओं से गुजरता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा प्राप्त करने की अवस्था है, जिसमें साधारण जीवन व्यतीत करते हुए गुरु के जीवन के माध्यम से, गुरु के आदर्शों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन पर नियंत्रण की शिक्षा प्राप्त करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। इस अवस्था में बालक मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक एवं आत्मिक विकास करता है। गृहस्थ आश्रम में विवाह के माध्यम से प्रवेश होता है। विवाह का उद्देश्य यौन इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, केवल यौन इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि धार्मिक दायित्वों की पूर्ति, समाज में सामाजिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति है। इसका सबसे गौण उद्देश्य जो है वो है यौन इच्छाओं की पूर्ति। और इसका एक उद्देश्य यह भी है कि इसके माध्यम से ऋणों से मुक्ति प्राप्त की जाए ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति परिवार को छोड़कर ग्राम या समुदाय की सेवा या उसके कल्याण का कार्य करता है। संन्यास आश्रम में परिवार एवं समुदाय से ऊपर उठकर विश्व कल्याण की भावना के आधार पर कार्य करता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम व्यक्तिगत कल्याण, गृहस्थ आश्रम पारिवारिक कल्याण, वानप्रस्थ आश्रम सामुदायिक कल्याण और संन्यास आश्रम विश्व कल्याण की भावना पर आधारित है। हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के सिद्धांतों की सर्वप्रथम व्याख्या भारतवर्ष में हुई। कामटे से हजारों वर्ष पूर्व भारतीय विद्वानों ने समाजशास्त्र की परिपक्व व्याख्या की है। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कामटे ने किया, यह सच है। इसकी पृष्ठभूमि में भारतीय संस्कृति बहुत पहले से थी, यह भी सच है। भारतीय समाज एवं संस्कृति के समान मिस्र, बेबीलोनिया, पर्शिया, चीन, जापान आदि की विचारधारा में भी समाजशास्त्र के तत्व पाए जाते हैं। विकास की दूसरी अवस्था यूनानी अवस्था है और इस यूनानी अवस्था में जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं वह हैं हेडियस, एनेक्समेंडर, थियोगेनस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि। सुकरात अज्ञेयवादी था। वह उपनिषद के सिद्धांत स्वयं को जानो पर विश्वास करता था। उसके अनुसार सदाचरण ही यथार्थ है। उसने शासन व्यवस्था के प्रति विद्रोह किया और उसका परिणाम यह हुआ कि निरंकुश शासन ने उसका अंत कर दिया। उसके क्रांतिकारी विचारों ने प्लेटो एवं अरस्तु जैसे विचारकों को जन्म दिया। विश्व के समस्त साहित्य भंडार में प्लेटो की रिपब्लिक का अद्वितीय स्थान है। इसका प्रमुख विषय जो था वो था मानव, मनुष्य। इस ग्रंथ की रचना में प्लेटो ने मूल समस्या मानव किस प्रकार श्रेष्ठतम जीवन बिताए यह विचार था। अरस्तु ने समाज, राज्य, शिक्षा, क्रांति, शासन आदि के संबंध में विचार किए। उसके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो सामाजिक प्राणी नहीं है वह मनुष्य नहीं है। जो सामाजिक नहीं है वह या तो भगवान है या पशु है। उसके अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे समाज पर आश्रित रहना होता है और उसने इस प्रकार के सिद्धांतों की व्याख्या पॉलिटिक्स एंड इथिक्स नामक पुस्तक में की है। यूनानी सामाजिक विचारकों के पश्चात रोम के सामाजिक विचारकों का समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें लुक्रेटियस का महत्वपूर्ण स्थान है। लुक्रेटियस ने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिसरो ने आदर्श राज्य की परिकल्पना की। उसके ग्रंथों में विश्व बंधुत्व की भावना के दर्शन होते हैं। विकास की तीसरी अवस्था के विचारक हैं थॉमस एक्विनास, संत अगस्टाइन, दांते आदि उल्लेखनीय हैं। एक्विनास ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी बताया। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य समाज के बगैर नहीं रह सकता। एक्विनास के अनुसार समाज की सुव्यवस्थित स्थापना है तो सरकार की स्थापना अनिवार्य है। उसने सामाजिक सहयोग, न्याय, तपस्या, श्रद्धा, विश्वास, एकता, ईश्वर, परमात्मा आदि पर विचार किया। संत अगस्टाइन ने अपने विचार को प्रसिद्ध ग्रंथ ईश्वर का नगर
में व्यक्त किया। उनके अनुसार संसार की समस्त घटनाओं का संचालन ईश्वर स्वयं करता है। उनके अनुसार नैतिक शक्तियां संसार में संघर्ष उत्पन्न करती हैं। पाप पुण्य का संघर्ष शाश्वत है। संघर्ष के अंत में पाप की पराजय एवं पुण्य की विजय होती है। विकास की चौथी अवस्था। इस युग के प्रमुख समाजशास्त्री मैकियावेली, लूथर, थॉमस, हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ, हीगल, बेंथम, माल्थस, संत साइमन आदि हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विकास किया, उसको जन्म दिया। उनके अनुसार प्राकृतिक असुविधाओं को दूर करने के लिए उस समय के मनुष्यों ने सामाजिक समझौता किया। इस समझौते के परिणाम स्वरूप समाज, राज्य और सरकार की स्थापना हुई। माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धांतों की व्याख्या की और जनसंख्या और खाद्य सामग्री के अनुपात को समझाया। एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वार्थ जैसे विषयों की व्याख्या। समाजशास्त्र के विकास की पांचवी अवस्था समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त काम्टे से प्रारंभ होती है। काम्टे ने समाजशास्त्र को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। आपने सर्वप्रथम 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया, इसलिए काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। आपका जन्म फ्रांस में सन 1798 में एवं मृत्यु 1857 में हुई। 19 वर्ष की अवस्था में काम्टे का परिचय उस समय के प्रसिद्ध संत साइमन से हुआ। काम्टे संत साइमन के साथ 6 वर्षों तक रहे और काम्टे पर संत साइमन के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। काम्टे के विचारों पर फ्रांस की राज्य क्रांति जो 1789 में हुई उसका प्रभाव पड़ा। क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस के समाज एवं सामाजिक स्तर की अवस्था अत्यंत निम्न होने के कारण फ्रांस की क्रांति हुई। चारों तरफ शोषण का प्रभाव था। इन सामाजिक परिस्थितियों ने काम्टे को समाज के बारे में सोचने की प्रेरणा दी। पहले काम्टे का विश्वास था कि जिस प्रकार भौतिक शास्त्र के नियम अपरिवर्तित होते हैं, उसी प्रकार समाजशास्त्र के नियम अपरिवर्तनीय होंगे। जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा और उसके पश्चात जिन नियमों का निर्माण होगा वह अपरिवर्तनीय होंगे और इसलिए वह समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिक शास्त्र के नाम से संबोधित करते हैं। परंतु जब उन्होंने देखा कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप जिन नियमों का निर्माण होता है वे नियम भौतिक शास्त्र के नियमों के समान स्थिर नहीं होते, तब इन्होंने इसे सामाजिक भौतिकी के स्थान पर समाजशास्त्र कहा। इसके पश्चात काम्टे ने अनुभव किया कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु व्यक्ति एवं समाज है और इनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है और व्यक्ति और समाज के संबंध जब तक हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं उनसे संबंधित जो नियम बनेंगे वह चूंकि व्यक्ति और समाज परिवर्तनशील है इसलिए वह नियम भी परिवर्तनशील होंगे और इसी कारण से उन्होंने समाजशास्त्र विषय का सामाजिक भौतिकी को परिवर्तित किया और समाजशास्त्र विषय नाम दिया। उसने समाजशास्त्र के 2 भाग माने, सामाजिक स्थिति शास्त्र और सामाजिक गति शास्त्र। सामाजिक स्थिति शास्त्र में समाजशास्त्र समाज जिस रूप में है उसका उसी रूप में अध्ययन होना चाहिए, यह विश्वास है। यह समाज की अपरिवर्तित दशाओं का अध्ययन है। इसके अंतर्गत परिवार, समाज, राज्य, धर्म एवं नैतिकता को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक गतिशास्त्र समाज में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। सामाजिक प्रगति का अध्ययन है। पर्यावरण, प्रजाति, राष्ट्र और व्यक्ति का अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल है। 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्रियों में कार्ल मार्क्स का नाम भी प्रमुख है। वर्ग संघर्ष एवं वर्गहीन समाज की व्याख्या के माध्यम से आपने समाज के विकास को नई दिशा दी। हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्तिवादी विचारों में राज्य और साम्यवादी सिद्धांतों को विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया। मैक्स वेबर ने नौकरशाही और धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत की व्याख्या की। धर्म और पूंजीवाद का समन्वयात्मक अध्ययन कर उसने ये बताया कि पूंजीवाद के निर्माण एवं विकास में धर्म का क्या स्थान है। 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्रियों में लापले, दुर्खीम, वेस्टरमार्क, सिमले, टॉनीज, वानविज आदि प्रमुख हैं। 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्रियों में भी अनेक समाजशास्त्री हैं जिनमें ग्लीन एवं ग्लीन, वार्ड, समनर, मैकाइवर, आकबर्न, गिन्सबर्ग, सोरोकिन, पेरेटो, पार्सन्स आदि प्रमुख हैं। 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया। इन समाजशास्त्रियों ने
सामाजिक मनोविज्ञान, समुदाय, नगर और ग्राम के मध्य पाई जाने वाली भिन्नता, सामाजिक परिस्थिति शास्त्र, परिवार, जनरीतियां आदि के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया। आधुनिक युग में समाजशास्त्र एक अत्यंत लोकप्रिय एवं व्यापक विषय है। जीवन का हर पहलू समाजशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित है। आज समाजशास्त्र बहुत विस्तृत हो गया है। उसकी अनेक शाखाएं हैं। ग्रामीण, नगरीय, राजनीतिक, शैक्षणिक, धर्म, मूल्य, ज्ञान, आर्थिक, पारिवारिक, कानून, औषधि, चिकित्सा जैसे अनेक प्रकार की समाजशास्त्र की शाखाएं हैं और समाजशास्त्र आज समाज के सभी पक्षों का व्यापक रूप से अध्ययन कर रहा है। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन, विश्व में समाजशास्त्री सिद्धांतों की विवेचना सर्वप्रथम भारत में हुई, ये हम पहले कह चुके हैं। हम आज भी ये मानते हैं कि भारतवर्ष में समाज और व्यक्ति और समाज के बारे में सबसे प्रारंभिक चरण में, सभ्यता के विकास के सबसे प्रारंभिक चरण में किया गया था। परंतु एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन समाजशास्त्र में बहुत विलंब से बहुत बाद में प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर पैट्रिक ग्रिट्स भारतवर्ष में समाजशास्त्र के पहले प्राध्यापक थे। आपकी अध्यक्षता में सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन प्रारंभ हुआ। डॉक्टर घुरिये भारतवर्ष के पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम समाजशास्त्र की उपाधि प्राप्त की और बाद में वे वहीं प्राध्यापक हो गए। डॉक्टर जीएस घुरिये को भारतवर्ष में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, डॉक्टर पीएन प्रभु, डॉक्टर घुरिये, डॉक्टर डीएन मजूमदार, इरावती कर्वे, केएम कपाड़िया, बीआर चौहान, एससी दुबे, सीएम अब्राहम, रविंद्रनाथ मुखर्जी, आरएन सक्सेना, एमएन श्रीनिवास आदि भारतवर्ष में समाजशास्त्र के प्रमुख विद्वान हैं। मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र का विकास, मध्य प्रदेश में सबसे पहले सागर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ हुआ, परंतु वहां समाजशास्त्र के लिए कोई नया विभाग नहीं खोला गया था, बल्कि मानवशास्त्र विषय के अंतर्गत समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ किया। इसके प्रथम विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर एसटी दुबे। सन 1952 में इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन का कार्य एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात सन 1956 में टीआरएस कॉलेज रीवा में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन किया जाने लगा। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, शोध कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शोध कार्य मध्य प्रदेश में किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के समाजशास्त्र के विकास में डॉक्टर एसटी दुबे, सीएम अब्राहम, पीसी खरे, आईएस चौहान, डॉक्टर पोथन, डॉक्टर अशोक पाटिल, डॉक्टर यशपाल व्यास आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मेरा विश्वास है कि समाजशास्त्र के विकास की यात्रा के संबंध में यह आज का वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त मेरे इस चैनल पर पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय महत्व के, शैक्षणिक महत्व के, प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।